बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आज हम एक दो तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जी के व्यू से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इवन आप अगर देखोगे, अगर आप बुक्स में, तो इसके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम्पल के। इसके साथ साथ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इसको डिफाइन करने के लिए आता है कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स। तो आप बहुत ही ध्यान समझो टॉपिक्स को। जो भी प्रॉब्लम होगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आप बताना, ठीक है? देखो यहाँ पे तो थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखो, तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी ऐसी क्वांटिटी ऑफ सिस्टम जो क्या होती है, हमेशा चेंज होते रहती है, जिसके वैल्यू हमेशा चेंज हो रहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जिसके वैल्यू हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। चेंज होने का मतलब क्या समझे आप? अब जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कि आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ भी लिया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, हालांकि इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? इंटरनल एनर्जी को हम यू के साथ साथ ई से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंक्लूडिंग वर्क एंड हीट, दिस ऑल सिक्स आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन। इन सभी को क्या कहते हैं बच्चों? थर्मोडायनेमिक फंक्शन। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शन। अब देखो आप यहाँ पे, इन थर्मोडायनेमिक फंक्शन में इनके वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ई के लिए बात करूं, तो इस ई के लिए क्या होता है? ई के लिए आपका होता है डेल्टा ई, या इसको हम डेल्टा यू भी लिखते हैं। और ई का मतलब क्या होता है बच्चों? ई का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। इसके साथ ही साथ जी, दिस इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या होता है बच्चों? ये डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। उसके बाद आपका हो गया एच, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एच। और उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे डेल्टा एस, इसको हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। तो अभी तक आपने ये पढ़ लिया है, आपने ये पढ़ लिया है, आपने ये और ये नहीं पढ़ा है। तो जो इसको, इसके बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे, तो इन सभी को हम क्या, इसके साथ साथ वर्क डन, और ये क्या होगा आपको बच्चों? आपका हीट, या चेंज इन हीट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, डीक्यू भी बोल सकते हैं यहाँ पे। चेंज इन स्मॉल, यानी कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन हीट। अब आप देखोगे यहाँ पे चेंज इन हीट। अब कहने का मतलब ये हो गया कि इन सभी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शन, बिकॉज देयर वैल्यू आर वेरिएबल। इनके वैल्यू क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन सभी के बारे में, तो जितने भी यहाँ पे 6 थर्मोडायनेमिक फंक्शन हैं, इन सभी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया बच्चों। अब वो दो कैटेगरीज कौन कौन है, आप ये ध्यान से देखना। सबसे पहला आपका होता है स्टेट फंक्शन, और दूसरा आपका होता है बच्चों पाथ फंक्शन। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे पाथ फंक्शन क्या होता है, और इन 6 में से कौन कौन ऐसे हैं जो स्टेट फंक्शन में आएंगे और कौन कौन ऐसे हैं जो पाथ फंक्शन में आएंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं स्टेट फंक्शन की बात करूं, तो स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है थर्मोडायनेमिक जो सिर्फ 2 स्टेप में होता है, इनिशियल और फाइनल। यानी होल प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक which proceed in the only 2 steps, initial step and the final step। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में होने वाले जितने भी फेनोमेनन, जितने भी फंक्शन सिर्फ 2 स्टेप में होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, दिस ऑल आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट फंक्शन। अब मैं एक सिंपल सा इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि अगर अपने कोचिंग से आपके घर का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, सपोज मान लो। तो अपने कोचिंग से घर का डिस्टेंस 5, तो अपना कोचिंग क्या हो गया? इनिशियल हो गया। और आपका घर क्या होगा? जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पे गए, तो आपका क्या होगा? फाइनल आपका हो गया। तो कहने का मतलब 2 ही है ना स्टेप।
यानी कि इनिशियल आपका हो गया कोचिंग और घर आपका क्या होगा फाइनल, जो आपने ट्रेवल करके वो पूरा किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो सिर्फ दो ही स्टेप में हम लेते हैं, जिसमें दो ही स्टेप होते हैं, एक होता है इनिशियल स्टेप और एक होता है फाइनल स्टेप्स। अब देखो यहां पे, तो अब इन 6 में से कौन कौन ऐसे हैं जो कि आपको आएंगे स्टेट फंक्शन। देखो तो जितने भी देखो यहां पे, ये आपके डेल्टा ई, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ऑलरेडी पहले से बता दिया गया आपको। देखो इधर यहां पे मैं फिर से बताता हूं, यहां पे देखो अगर मैं स्टेट फंक्शन की बात करूं यहां पे, तो स्टेट फंक्शन whole phenomenon of thermodynamics which proceed in the only two stages, दो सिर्फ दो स्टेज में होते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। क्या होगा यहाँ पे डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है बच्चों E2 माइनस E1, यानी क्या होगा फाइनल से इनिशियल को माइनस कर लो। इस तरह से आपका क्या होगा बच्चों डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है H2 माइनस H1, यानी कि फाइनल से आप इनिशियल को माइनस कर लो। इस तरह से बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है बच्चों G2 माइनस G1 गिव्स एनर्जी। इस तरह से एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का क्या होगा S2 माइनस S1। तो कहने का मतलब देखो हर एक प्रोसेस में बच्चों सिर्फ दो ही स्टेप तो मिल रहा है हम लोग को, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल, यानी कि जो डिफरेंस मिल रहा है हमको। तो दिस ऑल आर कॉल्ड, दिस ऑल आर कंबाइनली कॉल्ड, दिस ऑल आर कंबाइनली कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एक बार फिर से बताता हूं लास्ट बार, those types of thermodynamic function which proceed only two stages, जो सिर्फ दो ही स्टेज में होते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं केमिकल रिएक्शन से, ठीक है ना, आपने कल भी देखा था, फिर से एक बार देख लो। सपोज मान लो कि हमारे पास ये है N2 गैस, इसको मैंने रिएक्शन किया O2 गैस के साथ। तो नाइट्रोजन गैस को जब मैंने ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराया तो ये क्या बना बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको अपन। अब देखो यहां पे NO गैस अगेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म NO2 गैस। बैलेंस कर लेंगे बाद में इसको। अब देखो यहां पे, तो कहने का मतलब ये रिएक्शन दो स्टेप में एक्चुअली में हो रहा है। अब इसको हम एक ही सिंगल स्टेप में लिखते हैं। देखो यहां पे, तो कैसे सिंगल स्टेप में लिखेंगे बच्चों, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बनने में बच्चों टोटल एंथैल्पी का चेंज होता है, वो होता है 491.5, प्लस में आता है डेल्टा एच का वैल्यू। तो कल मैंने बताया था आपको कि डेल्टा एच का वैल्यू अगर प्लस में रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रिएक्शन में स्टेप की अगर मैं बात करूं, यहां पे तो रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। तो एक आपका क्या हो गया, यानी कि पूरे एंथैल्पी का जो चेंज आ रहा है यहां पे, चेंज का मतलब दोनों स्टेप में वो कितने का आ रहा है बच्चों 491.5 का आ रहा है यहां पे। तो सीधी सी बात है यार। अब इसकी अगर मैं बात करूं यहां पे, तो दो ही स्टेप में हो रहा है, इसमें भी रिएक्शन दो ही स्टेप में हो रहा है। एक आपका होगा इनिशियल, जिसको हम बोलते हैं क्या डेल्टा, ये हम बोलते हैं H1, और ये क्या हम बोलेंगे H2। तो ये आपका होगा H1, ये आपका होगा H1, एंड दिस इज इनिशियल स्टेज एंड दिस इज फाइनल स्टेज। तो कहने का मतलब ये, और ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि दोनों का मिला करके दोनों स्टेज को अगर आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, ये 491.5 किलोजूल पर मोल, ये पूरा का वैल्यू आता है प्लस में। यानी कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने में जो टोटल एंथैल्पी चेंज इनिशियल और फाइनल का जो वैल्यू होता है, कंबाइंड वैल्यू, वो कितना होता है बच्चों 491.5 किलोजूल पर मोल होता है। तो मेरा ये रिएक्शन बताने का मेन पर्पस आपका ये था कि देखो बच्चों यहां पे रिएक्शन दो ही स्टेप में हो रहा है, और दो स्टेप में होने के कारण, इस कारण से एंथैल्पी को हम यहां पे स्टेट फंक्शन बोलेंगे, यानी कि स्टेट फंक्शन इसको बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब हम बात करते हैं यहां पे पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, देखो यहां पे स्टेट फंक्शन की तरह ही पाथ फंक्शन भी दो ही स्टेज में होते हैं। लाइक स्टेट फंक्शन इन द थर्मोडायनेमिक, पाथ फंक्शन आर ऑल्सो इन द टू स्टेजेस, बट टू स्टेज के साथ साथ हम बीच वाले स्टेज भी लेते हैं।
अब ये बीच वाला स्टेज क्या होता है बच्चों, मैं ये बता रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हम घर से अपने कोचिंग से अगर घर की तरफ जाते हैं तो कोचिंग से घर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अब अगर मान लो कि अगर आपको पानी पूरी खानी है, तो अगर आपको पानी पूरी खानी है तो आपने पानी पूरी खाने के लिए घर कोचिंग से निकलकर आपने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो आपने घर कोचिंग से निकल के घर जाने के दौरान आपने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला पानी पूरी खाने के लिए, और उसके बाद आप घर पहुंचे। मेरी बात ध्यान से समझना, आप कोचिंग से घर गए तो 2 ही स्टेप हो गया, और आप यहां पे कोचिंग से घर जा रहे हो, उसके साथ साथ आप पानी पूरी खाने अलग जा रहे हो आप 1 किलोमीटर चल करके। तो कहने का मतलब घर से कोचिंग से घर जाने में आप पानी पूरी खा रहे, यानी कि वो बीच का स्टेप भी हो गया ना। तो कहने का मतलब हुआ कि 2 स्टेप की इंक्लूडिंग बीच वाले स्टेप को भी काउंट करेंगे हम यहां पे। सो दिस इज पाथ फंक्शन, यानी इंक्लूडिंग 2 के साथ साथ बीच वाले सारे स्टेप्स को हम क्लियर, सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। सारे स्टेप्स की बात करें तो आप कोचिंग से निकले, कोचिंग से निकल करके आप घर जाने के लिए निकले, आप पानी पूरी खाने के लिए 1 किलोमीटर अलग चले, आप सब्जी लेने के लिए 1 किलोमीटर अलग चले, दूध लेने के लिए आपको आधा किलोमीटर अलग जाना पड़ा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर आपने 2.5 किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, उसके बाद देन आप घर पहुंच रहे हो अपने। तो कहने का मतलब आप कोचिंग से घर ही आ रहे हो, तो कोचिंग से घर आने में आपका घर का डिस्टेंस है कोचिंग से डायरेक्ट 5 किलोमीटर है, ओनली 5 किलोमीटर, और आपने 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपने ट्रेवल किया कोचिंग से घर आने के दौरान। तो जो बीच वाले स्टेप्स हैं उनको हम पाथ फंक्शन में इंक्लूड करेंगे, यानी टोटल ट्रेवल आपका कितना हो बच्चों, 750, यानी टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पे 7.5 किलोमीटर टोटल ट्रेवल आपका हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में यहां पे क्या होगा आपका, वर्क डन और ये हीट। चूंकि वर्क डन का प्रोसेस जो होता है वो स्टेप तो 2 ही होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे, मैंने पहले भी आपको बताया था, वर्क डायरेक्टली डिपेंड करता है क्यू पे, कि हीट कितना उसको प्रोवाइड हो रहा है यहां पे। तो हीट के वैल्यू अगर बढ़ेंगे, हीट के वैल्यू अगर घटेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट का वैल्यू क्या हो रहा है यहां पे, चेंज हो रहा है यहां पे। तो चेंज इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही स्टेप में हो रहा है, 2 के साथ साथ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं किसमें, वर्क टू हीट। तो इस कारण से अगर मैं बोलता हूं कि वर्क डन जो होता है, हीट जो होता है, वो सिर्फ 2 ही स्टेप में होता है, तो ये बोलना गलत है। थर्मोडायनेमिक्स के 6 फंक्शन में से 2 फंक्शन हमारे ऐसे हैं, वर्क डन और क्यू हीट, जो कि 2 के साथ साथ बीच के बहुत सारे स्टेप में प्रोसीड करते हैं। वो टोटली डिपेंड करेगा वर्क डन कितना होगा क्यू पे, और क्यू डिपेंड करेगा डब्ल्यू पे। तो इस कारण से वर्क डन को और हीट को हम क्या बोलते हैं यहां पे, स्टेट फंक्शन ना बोल करके हम पाथ फंक्शन बोलेंगे। टेम्परेचर को हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है यार, वर्क डन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो वर्क डन भी क्या उस हिसाब से बढ़ेगा। तो कहने का मतलब 2 स्टेप कहां हमको मिल रहा है, हमें बीच के बहुत सारे स्टेप्स मिल रहे हैं 2 के साथ साथ, 2 की इंक्लूडिंग हमको बीच के बहुत सारे स्टेप्स मिल रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 स्टेप नहीं मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, W एंड Q, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे आप, कि वर्क डन एंड हीट, इसको हम चेंज इन हीट भी कह सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल चेंज इन हीट कहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप किसी बुक में देख लो तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछ दे बताओ W क्या है, पाथ फंक्शन है या वर्क फंक्शन है, Q क्या है, ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आप जल्दी समझ लो इसको, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे की टॉपिक देखते हैं हम। अब आपका यहां पे है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी।
तो देखो बच्चों यहां पे हम ये जाने कि हीट कैपेसिटी एक्चुअली में होता क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एज वेल एज बोर्ड। इसको सी से डिनोट करते हैं हीट कैपेसिटी को। देखो हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन, देखो यहां पे किसी भी सिस्टम को, जो सिस्टम में जो आपके जो सब्सटेंस रखे हुए हैं उसके वर्क करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस एनर्जी का क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज होता है, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं यहां पे, हीट कैपेसिटी। यानी कि उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पे कि Q का वैल्यू T के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक बार फिर सुन लो, Q का वैल्यू T के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास सिस्टम में कोई गैस है, या मान लो चलो मैंने यहां पे लिक्विड ले लिया इस, तो लिक्विड लेने के बाद बच्चों ये हमारे पास क्लोज कंटेनर है। सपोज हमारे पास ये कंटेनर कैसा है बच्चों, ये है क्लोज कंटेनर, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर हमारे पास है। और इस क्लोज कंटेनर में हमने क्या किया यहां पे, कि हमने यहां पे इसको टेम्परेचर बढ़ाया। तो T अगर मान लो कि हमने यहां पे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करा यहां पे, यानी 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर बढ़े, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के बाद हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 298 केल्विन को हम लोग बोलते हैं यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसका वैल्यू होता है 25 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब मान लो कि इस टेम्परेचर से हम 1 डिग्री और सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, यानी 26 कर देंगे, तो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पे हीट क्या होगा, बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा ना यार। जैसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे कंटेनर को हमने हीट कराया और फिर मैंने 1 डिग्री और सेल्सियस बढ़ा दिया टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद हीट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हीट बढ़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा यहां पे डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि टेम्परेचर का वैल्यू डायरेक्टली क्यू के वैल्यू पे डिपेंड किया। मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट भी ज्यादा होगा। पानी गर्म करो आप पानी को 25 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दो और उसको आप टच करो, और दूसरे आप साइड में बर्नर, गैस के बर्नर के साइड में आप एक वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो और उसको आप टच करो, तो ज्यादा आपको हीट कहां पे लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप टच करो तो 100 डिग्री सेल्सियस में हाथ जलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे अगर पानी के आप कंटेनर को अगर टच करते हो जिसमें रखा हुआ है वाटर, तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसमें हीट कम प्रोड्यूस हो रहा है। कहां पे, जहां पे टेम्परेचर कम है और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब होगा कि Q डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो डेल्टा टी मैंने क्यों लिखा, T क्यों नहीं लिखा, तो डेल्टा टी इसलिए लिखा बच्चों कि देखो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 का मतलब क्या हुआ यहां पे, इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि देखो यहां पे पहले से इसका टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था, और यहां पे उसके बाद कितना हो गया, यहां पे 26 डिग्री सेल्सियस। तो 26 यानी कि कब बढ़ा, एक चेंज हुआ ना, हमने एक बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो 26 क्या हो गया यहां पे, 25 से टेम्परेचर कितना चेंज हुआ यहां पे, 26 डिग्री सेल्सियस। तो 26 से 25 यानी कि कितना, 1 का चेंज आ रहा है यहां पे, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, हमने यहां पे डेल्टा टी लिखा है, टी नहीं लिखेंगे हम क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर रहा है ना। तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब इसको हम और कर लिख सकते हैं यहां पे कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यूसी, या सीक्यू भी लिख सकते हैं यहां पे, सीक्यू, वेयर C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब यहां पे क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे हीट कैपेसिटी C को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हीट कैपेसिटी। तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू एंड और क्यू डेल्टा टी इज इक्वल टू C इंटू क्यू।
अब इस तरह से यहां पे अगर मैं आगे की बात करूं यहां पे, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनता है बच्चों, या फिर डायरेक्टली हम यहां पे लिख सकते हैं यहां पे कि, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर T लिखते हैं हम यहां पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, एक ही बात है। तो Q डायरेक्टली डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। तो C वही वहां पे क्या होगा, ये क्या होगा, हीट कैपेसिटी हो गया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों यहां पे कि C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को मिला यहां पे। और ये तो पता है आपको C क्या हो गया यहां पे, हीट कैपेसिटी Q आपका क्या हो गया यहां पे बच्चों, Q आपका हो गया यहां पे हीट। हीट और हीट कैपेसिटी क्या अलग अलग है, ये क्या आपका हो गया कांस्टेंट, और T यहां पे डेल्टा T मतलब क्या हो गया यहां पे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हम लोग को यहां पे एक नया फॉर्मूला मिला यहां पे, C इज इक्वल टू Q अपॉन T। ध्यान से देख लो यहां पे, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। सबके वैल्यू भी मैंने वहां पे लिख दिया यहां पे। अब अगर मान लो कि सपोज यहां पे चेंज आता है, किसमें चेंज आता है भाई, अगर मान लो कि स्मॉल चेंज अगर आता है यहां पे, सपोज मान लो, और यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, सपोज मान लो कि यहां पे स्मॉल चेंज, तो यहां पे लिख सकते हैं यहां पे C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यानी कि ये डेल्टा Q मैंने इसलिए लिखा कि स्मॉल चेंज आ रहा है यहां पे, बहुत बड़ा गज नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप नोट कर लो यहां पे। चलो चलो हम आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे, अब हमारे पास, अब हम दो यहां पे नया टर्म हम लोग को मिलेगा, सीपी एंड सीवी। तो सबसे पहले यहां पे जानो कि सीपी एंड सीवी एक्चुअली में होता क्या, यहां पे देखो, तो ये देखो यहां पे हीट कैपेसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो अभी तो हमने पता चला है हम लोग सी के, यहां पे सी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है। तो सी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। और सीपी का मतलब क्या हो बच्चों, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी पे उसको कैसे लिखे बच्चों, सीपी। और सीवी को हम लोग क्या बोलते हैं यहां बच्चों, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो यार, हमने यहां पे दो अलग अलग कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर हमारे पास ये है और दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो अब इन दोनों कंटेनर में हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। देखो यहां पे, अब देखो यहां पे, ये पिस्टन को मैंने यहां पे फिक्स रखा है यहां पे, तो पिस्टन को मैंने यहां पे फिक्स रखा है, इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है बच्चों। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ यहां पे गैसेस फास्टली एक्सपेंड करेंगी।
सीधी सी बात है यार। अगर मान लो कि हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है, उसका प्रेशर फिक्स मैंने रखा है, उसके पिस्टन को फिक्स रखा है, तो गैसेस तो पूरी कंटेनर में एक्सपेंड करेंगी ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यानी कि ये पूरे, देखो यहाँ पे ये पूरे कंटेनर में गैस जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरे कंटेनर में गैस क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हम बोलेंगे, इसको हम सीपी। जबकि इसके अपोजिट साइड में देखो आप, यहां भी पिस्टन है, यहां पे इस वाले में क्या हो रहा है डायग्राम में, कि यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है। तो अगर मान लो कि मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं, जो प्रेशर यहां पे कांस्टेंट तो है नहीं, तो प्रेशर बढ़ाने के बाद क्या होगा कि इसके वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़े, कहने का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर तो बढ़ सकता है ना। तो इस कारण से क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे यहां पे, सीवी। तो सीपी और सीवी में क्या डिफरेंस हुआ, एक कंटेनर में जो गैस है, कोई भी गैस है, उसका प्रेशर क्या है, फिक्स है, यानी कि जो उसका पिस्टन है वो क्या है, फिक्स है। और दूसरे कंटेनर में जो है वो क्या, और उसका वॉल्यूम फिक्स है, जबकि दोनों को हीट प्रोवाइड हो रहा है यहां पे। तो दोनों को हीट प्रोवाइड करने के बाद कंडीशंस अलग अलग हैं। तो एक में प्रेशर फिक्स है, एक में वॉल्यूम फिक्स है, जबकि मान लो कि सेम अमाउंट ऑफ हम लोग हीट प्रोवाइड वहां पे कर रहे हैं, तो उस पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि एक जगह गैसेस क्या होंगी, एक्सपैंड होंगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक जगह क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर वहां पे बढ़ेगा बच्चों जहां पे वी कांस्टेंट है, जबकि वॉल्यूम वहां पे बढ़ेगा, जबकि वॉल्यूम वहां पे बढ़ेगा जहां पे पी कांस्टेंट है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे तो आगे बढ़े तो हमारे पास एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये टॉपिक है आपका छोटा, हालांकि बोर्ड में इससे बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछते हैं, जेई में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, एक आध न्यूमेरिकल आ गए तो बहुत ज्यादा है। नाम है आपका रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। चलो आगे बढ़ते हैं हम, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर यानी कि आइडियल गैस के लिए हम लेते हैं यहाँ पे सीपी एंड सीवी। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम ये तो पता हो गया होगा कि सीपी क्या और सीवी क्या है, पी क्या है और वी क्या है पता है, प्रेशर वॉल्यूम है, और सी क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो एक जगह क्या हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और दूसरी जगह आपका क्या हो गया बच्चों, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब हम एक कल वाला फॉर्मूला लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो एंथैल्पी के लिए एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी था ना ये, हालांकि वहां पे डेल्टा था चूंकि वहां पे चेंज हो रहा था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे एच, हालांकि डेल्टा एच लिखेंगे तो क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। हालांकि कहीं कहीं आप बुक में लिखा दोगे इसको ई भी लिखते हैं हम, किसी किसी किताब में आप इसको ई के नाम से, यानी कि ई और यू में कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, ई मतलब ही इंटरनल एनर्जी ही होता है और यू का मतलब ही इंटरनल एनर्जी ही होता है। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, तो यू हो गया इंटरनल एनर्जी, पी हो गया प्रेशर, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए यहाँ पे फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला आपका होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अगर मान लो कि हमने कोई कंटेनर में जो गैस लिया है वो हमने 1 मोल लिया, यहाँ पे क्या लिया है, 1 मोल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस के 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी। अब देखें यहाँ पे, अब इसके मान लो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लिया यहाँ पे, अब इसके पीवी के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं बच्चों, पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी, लिख सकते हैं, बोल हाँ है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, पीवी के वैल्यू को, जो पीवी का वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला बना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
तो जब t के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा बच्चों, तो देखो आप यहां पे डेल्टा h अपॉन dt डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा t, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे प्लस r। टी के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, यहां पे टी के रिस्पेक्ट में हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो हमारे पास क्या डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा यू अपॉन डी टी प्लस आर। अब देखो यहां पे, अब चूंकि यहां पे लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है सीपी। अब देखो यहां पे सीपी के लिए होता है बच्चों यहां पे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और सीवी के लिए होता है बच्चों, आप याद कर लेना इसको, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सीवी के लिए फॉर्मूला आता है यहां पे डेल्टा du अपॉन dt। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इनके वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं यहां पे, तो क्या आ जाएगा, अब इसका वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा cp इज इक्वल टू cv प्लस आर। देखो यहां पे ध्यान से, ये जो वैल्यू मैंने लिया किसके लिए, cp के लिए होता है कांस्टेंट प्रेशर का डेल्टा एच अपॉन क्या होता है डेल्टा टी, और cv के लिए क्या डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा यहां पे, इसके लिए आ जाएगा cp और इसके लिए क्या आ जाएगा आपका cv आ गया यहां पे। तो अब यहां पे, अब इसके लिख सकते हैं यहां पे देयरफॉर, आगे हम लिख सकते हैं यहां पे cp माइनस cv इज इक्वल टू r। तो हो गया यहां पे, तो क्या होता है फॉर्मूला को क्या प्रूफ करना था यहां पे, cp माइनस cv इज इक्वल टू r। अब देखिए यहां पे, तो cp माइनस cv इज इक्वल टू r हमने किसके रिस्पेक्ट के लिए लिया, तो हमने यहां पे आइडियल गैस के लिए लिया बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम अगर ऐसे इक्वेशन लेते तो हमको आइडियल गैस के लेना है। तो क्या हो गया यहां पे, और हाँ एक बात और ध्यान रखना, मोल सिर्फ 1 ही मोल रखना है हमको, कोई भी गैस ले लेकिन हमको मोल्स कितना रखना है यहाँ पे 1 मोल, तभी जाके हमको क्या होगा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो सिर्फ RT हमको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ गया, क्या क्या आ गया हमारे पास, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो हमारे पास प्रूफ हो गया ना किसके लिए, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv। तो इसको हम बोलते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp हो गया हीट कैपेसिटी एट, लिख दो यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या हो गया आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, ये क्या होगा आपका वॉल्यूम। आर क्या हो गया यहाँ पे, आर इज गैस कांस्टेंट। और कभी भी इस टाइप के न्यूमेरिकल बनाओगे तो 90% न्यूमेरिकल में आर का वैल्यू हम लेते हैं 8.314 जूल के फॉर्म में, आई वाज ऑन में। तो ये आपको वैल्यू लेना है आर के लिए। ऐसे न्यूमेरिकल्स जब सोल्व करोगे तो आपको आर का वैल्यू इतना दिया रहेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेराइव देखा है, जिसके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जेई में एक आध न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, बाकी इसके मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी की बात करें हम, चाहे स्टेट बोर्ड की बात करें, तो इसमें आता है कि डेराइव द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो आपको याद रखना है, देख लो एक बार फिर से अच्छे से देख लो आप। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पे। देखो अब यहां पे, अब हम आगे बढ़े यहां पे, तो अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझो, यहां पे सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी सीवी के रिलेशन में प्रेशर जो होता है, कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है सीवी से। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस कितना एक्सपेंड करेंगी, किसी भी सिस्टम के अंदर गैस का कितना एक्सपेंडेशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड किया, ना कि वॉल्यूम पे। अगर प्रेशर को जितना ही ज्यादा हम बढ़ाएंगे, तो जितना ज्यादा बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या, उसका मतलब गैसेस उतना ही ज्यादा कंप्रेस होती चले जाएंगी। अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर हमारा अगर कांस्टेंट तो क्या हो, गैसेस एक्सपेंड करेंगी। तो वैसे इस केस के लिए हम सीपी को क्या, सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है ज्यादा बड़ा होता है किससे, सीवी से। अब मैं यहां पे जो टर्म बताने वाला हूं वो पूरा का पूरा फिजिक्स है। देखो यहां पे सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं बच्चों, गामा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेई में आते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, ओनली फॉर जेई, ओनली फॉर जेईई मेंस विथ एडवांस। एडवांस में भी एक आध क्वेश्चन आते हैं इससे। अब वो चाहे मल्टीपल करेक्ट में भी आ सकता है,
या फिर आपका सिंगल करेक्ट में भी आ सकता है। देखो यहां पे तो सीपीसीवी का जो रेशियो होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, दिस इज कॉल्ड गामा। अब इससे जेई में क्वेश्चंस क्या आता है, ये देखो आप यहां पे मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, हमारे पास तीन तरह की गैसेस होती हैं, मोनोटॉमिक गैसेस, डाइएटॉमिक गैसेस और ट्राइएटॉमिक गैसेस। तो जेई मेंस के एग्जामिनेशन में आपको ये पूछ सकता है। अब देखो पहले मैं ये बताता हूं, गामा का जो वैल्यू होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो होता है बच्चों, होता है आपका 1 पॉइंट ये नोट कर लो आप, देखो यहां पे देख लो आप, यहां पे सभी गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है बच्चों। देखो देखो मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। देखो अब इसमें क्या है कि सीपी गामा का जो वैल्यू होता है बच्चों मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.66 होता है, डाइएटॉमिक के लिए जो होता है वो होता है 1.4, याद कर लेना, और ट्राइएटॉमिक के लिए जो गामा का वैल्यू होता है 1.33 होता है। अब इससे बेस्ट जेई में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास H2O गैस है, हमारे पास N2 है, हमारे पास हीलियम है, A, B, C, ये गैस है। अब आपसे जेई में ये क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गामा, यानी कि इन तीन गैसेस में से गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन। तो देखो यहां पे जैसा कि मुझे दिखाई पड़ा यहां पे H2O गैस क्या है, ट्राइएटॉमिक है, N2 क्या यहां पे डाइएटॉमिक है, और अगर मैं हीलियम की बात करूं तो ये क्या यहां पे मोनोएटॉमिक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, हीलियम का हो जाएगा, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस का वैल्यू कितना होता है 1.66 आता है। इसका डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में आपको इसको बताएं कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। फिजिक्स में आप ये पढ़ोगे कि गामा के वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है 5.3 5.2 करके, तो आपको फिजिक्स में डिटेल में मिलेगा। तो फिलहाल केमिस्ट्री के लिए इतना आप समझो, यहाँ पे इसके वैल्यू आप याद रखो, मोनोएटॉमिक 1.66, 1.4, 1.33 ट्राइएटॉमिक के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का। अब अगर इसको अरेंज करना होगा तो हम कैसे अरेंज करेंगे बच्चों, ये भी देख लो आप। तो देखो यहां पे सबसे पहले सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका हीलियम का, उसके बाद आपका हो जाएगा बच्चों किसका, N2 का हो जाएगा, डाइएटॉमिक का आता है 1.4, और सबसे कम किसका हो जाएगा बच्चों 1.4 किसका होगा, ये आपका आ जाएगा N2 का, और सबसे कम किसका हो जाएगा बच्चों H2O गैस का हो जाएगा। देखो तो ये हमारा हो गया सीक्वेंस। अब मैं यहां पे एरो दे देता हूं, यहां पे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, क्या लिखोगे यहां पे, इंक्रीजिंग गामा वैल्यू। देखना, ध्यान से देखना, और आज के लेक्चर के बाद आपको ये सब पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन हाँ, अब मैं यहाँ पे एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि अगर मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो जैसे कि मान लो कि हमारे पास H2O भी है और हमारे पास NO2 भी है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि सर आपने बोला कि ट्राइएटॉमिक गैस का जो वैल्यू होगा वो सबसे कम होगा, सही भी है गामा का वैल्यू। तो अब अगर मान लो कि दो ट्राइएटॉमिक गैस हमारे पास है, एक H2O गैस है और एक हमारे पास NO2 गैस है, तो एक H2O गैस और एक NO2 गैस में दोनों में ज्यादा किसका होगा। तो देखो बच्चों यहां पे अगर मैं H2O और अगर मैं NO2 की बात करूं तो ज्यादा उसी का होगा जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप NO2 को देखोगे तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी कम है, तो हम पहले उसको कंसीडर करें जिसकी डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं सिमिलर वाले, तो बात समझ में आ गई। अगर सिमिलर वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको हमको पहले कंसीडर करना है, और जिसकी डेंसिटी कम है उसको हमको बाद में देखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक दो और एग्जाम्पल देखो। यहां पे हमारे पास यहां पे O2 गैस है, हमारे पास यहां पे
नियोन है, हमारे पास यहां पे एनो गैस है, और हमारे पास यहां पे क्या है, हीलियम है। अब आप देखो यहां पे इसमें क्या कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन ये है बच्चों कि यहां पे O2, यहां पे NO, बोथ आर डायटोमिक, और यहां पे दोनों क्या है, सिंगल मोनो एटॉमिक है। तो अब इनमें और इनमें ज्यादा किसका, ऑफकोर्स इसका ज्यादा होगा। इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों मोनोटॉमिक का गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, यहां पे नियोन का होगा। उसके बाद किसका होगा, हीलियम का। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इन दोनों में कंपेयर करने के बाद ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड मिलेंगे, गाम ए सीपी और सीवी के वैल्यू पे, तो आपको सॉल्व कर लेने हैं बच्चों, ठीक है। और मुझे बताना कि कैसा इसका मतलब कि ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे अब एक छोटा सा टॉपिक और बताया था मैं आप लोग को, जिसका नाम है यहाँ पे मोलर हीट। क्या होता है यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, क्या होता है देखो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी। देखो तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो हीट कैपेसिटी के बारे में आपने समझा, हीट कैपेसिटी क्या होती है आपने ये समझा। हीट कैपेसिटी को C लिखते हैं हम, और मोलर हीट कैपेसिटी को बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लिखते हैं बच्चों क्या, CM। CM का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। सब कुछ वही है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना क्या है कि 1 मोल, यानी किसी भी सिस्टम में रखे 1 मोल सब्सटेंस को उसके दूसरे फेज में चेंज करने के लिए जितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द चेंजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर फेज इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कोई हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में कोई सब्सटेंस रखा, उसके 1 मोल को दूसरे फेज में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और मोलर में डिफरेंस इतना का है, सिर्फ 1 मोल का। इसके लिए भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे आप, लेकिन हाँ दोनों में डिफरेंस है। ये 1 मोल के लिए होगा, तो 1 मोल के लिए आया क्वेश्चन में, तो CM लिखना है। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, CM मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, और C आपका होगा हीट कैपेसिटी। बाकी फॉर्मूला वही है। क्या है फॉर्मूला आपका, आपने देखा था अभी, C इज इक्वल टू Q अपॉन dt। तो C की जगह पे हमको यहां पे क्या लिखना है, CM लिख लेना है। यहां पे C की जगह पे हमको क्या लिखना है, यहां पे CM, और बाकी वही यहां पे Q अपॉन dt। बस, तो ये दोनों में डिफरेंस यहां पे हुआ कि ये आपका हो गया स्पेशली फॉर 1 मोल्स, यानी 1 मोल सब्सटेंस को अगर चेंज करेंगे हम दूसरे फेज में तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज में जितने पढ़ा है उसके बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा आपने, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, बाकी की चीजें। तो चलो ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन सोल्व करना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे फिर, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।